एक पॉलिटिशियन ने बोला था, मुझे मार के डेड बॉडी अगर लैंप पोस्ट पे टांग देगा तो 1 करोड़ रुपया देगा। ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, मैं पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता हूँ, उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आता है मुस्लिम वोट से। सो उनको मुस्लिमों को खुश करना होता है, ये उनकी पॉलिटिकल एजेंडा है। और सेम विथ स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु है, उनको जिस देश में मुस्लिम वोट के ऊपर उनकी एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है, तो उनको मुस्लिमों को खुश करना होता है। मुझे सच बोलने में कभी डर नहीं लगता। मुझे महाराष्ट्र पुलिस ने कई बार मुझे सिक्योरिटी देने की कोशिश की है, मैंने ली नहीं है। मुझे ये लगता है कि इस देश में कोई एक लड़की भी अगर परेशान है तो हम सबको शर्म से सर झुक जाना चाहिए। द केरला स्टोरी और बस्तर फेम डायरेक्टर सुदीप्तो सेन आज अड्डा अनफिल्टर्ड की गपबाजी में शामिल हो रहे हैं, तो आप भी शामिल होइए। नमस्कार, मेरा नाम सुदीप्तो सेन है। आई एम सुदीप्तो सेन एंड यू आर वाचिंग मी इन अड्डा अनफिल्टर्ड चैनल में, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द इंटरव्यू एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू। वेलकम टू अड्डा अनफिल्टर्ड सर। थैंक यू। तो सर, जिस मुद्दे को आप उजागर करना चाह रहे थे द केरला स्टोरी और बस्तर में, क्या उसका प्रभाव डाल पाए और क्या जो उजागर करना चाह रहे थे वो हो पाया? इसका जवाब यस और नो दोनों है। ओके। यस इसलिए है कि केरला स्टोरी में जो स्टोरी मैं बोलना चाहता था, जो केरला की कुछ लड़कियों की कहानी, कुछ क्या हजारों लड़कियों की कहानी जो बोलना चाहता था, वो बहुत देर हद तक सक्सेसफुल हुई है। वो जो हम चाहते थे उसके बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करे, उस चाहते थे कि जो सिस्टम है, सिस्टम को एक धक्का पहुंचे, और जो हमारी देश की सरकार है, सरकार के पास एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचे। ये तीनों में हम कामयाब हुई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में पॉलिटिक्स इतनी एक नीचे की स्तर या उससे भी नीचे, द लोएस्ट स्टेप इट हैज टच्ड। So even if you know that there are sufferings, there are things are happening, the manipulative conversion is happening, the girls are being manipulated, they are being tortured, brutalized, but still due to the political issues, due to the vote bank politics, there are a lot of roadblocks we had gone through, but to some extent, yes, we got the success. And particularly just before election, we come to know that in Kerala, particularly in Kerala, this film has become a huge subject of public discourse, public discussions about the issues which we raised in the film, which we think we are being vindicated. A, B, जहां तक बस्तर की सवाल है, बस्तर एक बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली एक कॉम्प्लिकेटेड एक सब्जेक्ट और कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज जो हमारी सोसाइटी को पिछले 75 साल से, सिंस आवर इंडिपेंडेंस, ये अंदर से एक दिमाग की तरह, एक कैंसर की तरह स्प्रेड हो रहा था, और जिसके नतीजे मोर देन 50,000 our security forces, tribal villagers been killed, given their life. More than 15,000 our security forces given their life. Interestingly, पाकिस्तान के साथ 3 युद्ध हुआ हमारी। इन तीनों युद्धों में जितने लोग मरे, which is number is most probably something like 9,000. The number which people, the security forces been killed is more than double in which is a part of our national security issues, threatened by these Maoist groups, the Naxalites being called, that could not been invade into the society the way we expected, the way Kerala story did. But we understood the reason behind it, because it's much bigger nexus, much bigger system working to divert the interest, divert the focus of the subject from the common interest, and also due to the election, it did not do well in box office. Okay. But in contrary, we come to know it is coming in OTT,
and there is a huge amount of queries and huge amount of demand. The OTT channel who are releasing the film on 17th of May. Which one? It is ZEE5. Okay. So they are extremely upbeat that this will break all the record in OTT. So we are happy that it went, initially did not start well, but eventually it will hit the bullseye. So I am really happy, and yes, it's a very early stage because our society, Indian society, is not prepared for this kind of cinema. We are being told that entertainment means, hero run after the heroine under the tree, they will sing song, they will, they will fight, they will beat the villain, and end of the day, hero will get the heroine. This is what been told to us. We are being taught. We are being taught that this is how Salman Khan will dance, this is how Shah Rukh Khan will give a pose, and you have to be happy under the pretext of being entertained. But the problem is, we very politically correct thing is that this is not entertainment. Entertainment is something which takes out the right emotions, which takes out the mood of the society, mood of the nation, mood of the people. This is what is entertainment all about. Entertainment is meaningful only when it deals with your life, it deals with your daily life. Be it comedy, आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर जो स्टैंड अप कॉमेडीज आपको क्यों पसंद आता है? इसलिए पसंद आता है कि वो डेली लाइफ को आपकी डेली लाइफ को आपको कला की हिस्सा बनाते हैं वो लोग. सो हमारी देश में ना एंटरटेनमेंट करके जो कंसेप्ट है, entertainment is an art form which deals with your everyday's life, your society, your country, your people. लेकिन हमारी देश में एक पिछले 75 साल से एक गलत डेफिनेशन हम लोगों को सिखाया गया कि एंटरटेनमेंट के साथ आपका लाइफ की कोई रिलेशन नहीं है. वहां पे हीरोइन के पीछे भागेंगे, पेड़ के नीचे घूमेंगे, गाना गाएंगे, हीरोइन की फादर और उसको मारेंगे और एंड ऑफ द डे हो जाएगा, यही काम है. और राज कपूर ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात की थी कि पीपल लव टू सी ड्रीम्स एंड वी सेल ड्रीम्स. नाउ ये बहुत गलत बात था, क्योंकि ये एक कुछ लोग हैं जो लोग सच्चाई से आपको रूबरू नहीं कराएंगे. जैसे चाइना में होता है, आप देश में क्या हो रहा है यू आर नॉट सपोज्ड टू नो. जैसे नॉर्थ कोरिया में होता है, उस देश में क्या हो रहा है यू आर नॉट सपोज्ड टू नो. आपका काम है काम करो, खाना पीना खाओ और सो जाओ. आप पॉलिटिक्स लेके सोचोगे नहीं, आपकी स्टेटस को लेके. वहां पे वो लोग ये भी बोल देते हैं उत्तर नॉर्थ कोरिया में कि आप कितने बार हंसेंगे दिन में, आपका 5 बार. अच्छा आप इतना पढ़े लिखे हो, इतना काम कर, तो आप 5 बार हंस सकते. 6 बार आप हंसेंगे तो आपके लिए फाइन लगेगा. तो हमारी देश में भी इस तरह का ही कुछ माहौल था जो आपकी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को, क्योंकि एंटरटेनमेंट हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं. इसकी इन्फ्लुएंशियल फैक्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग. जैसे आज के तारीख में अमिताभ बच्चन जिस तरह हेयर स्टाइल करेंगे, वो हेयर स्टाइल करोड़ों में लोग वही हेयर स्टाइल करते थे. शाहरुख खान जैसे बिहेव करेंगे, हर लड़के सोचते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने की तरीका वही शाहरुख खान जैसा ही है. तो इतने इन्फ्लुएंस के फैक्टर है ना, तो सारे जो रूलिंग क्लास होते हैं देश की, वो लोग डरते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक सुपर पावर की तरह है इंटरनल पॉलिटिक्स में, इंटरनल मूड बिल्डिंग में. तो हमें भी गलत तरीके से सिखाया गया था कि ये एंटरटेनमेंट है. जब हम केरल स्टोरी जैसे फिल्म लेके आए या बस्तार जैसे फिल्म लेके आए, लोगों को थोड़ा सा सदमा पहुंचा. इन लोगों को जो पॉलिटिक्स करते हैं हमारे देश में, जो हमारी देश की पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, तो उनको ये लगा अच्छा 300-400 करोड़ रुपया कमा लिए ये फिल्म, लोग सिनेमा हॉल से बाहर आ रहा है तो रोते रोते बाहर आ रहा है, लोग पागल हो रहा है इस फिल्म को लेके. मतलब हमने तो पब्लिसिटी के लिए कोई पैसे ही नहीं खर्चा किए, थे ही नहीं हमारे पास. लेकिन लोग गांव-गांव में लोगों ने साइकिल रिक्शा में चढ़ के खुद ही पब्लिसिटी करते रहे इस फिल्म को लेकर. मतलब द केरला स्टोरी, मतलब ये एक नेशनल
वो सेलिब्रेशन बन चुका था केरला Awareness. स्टोरी। तो लोगों को ये महसूस हुआ कि ये कुछ सच्चाई जो इतने दिन से छुपा हुआ था, एंटरटेनमेंट की आड़ में ये तो लोगों के पास पहुंच गए। तो बहुत ज्यादा विरोध हुआ हमारी फिल्म को लेके, बहुत ज्यादा लोगों ने पॉलिटिशियंस मतलब फिल्म नहीं देखे लेकिन बोलते रह गए कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड, एंटी मुस्लिम फिल्म है, एंटी डा 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 सब बोलने लगे। लेकिन जितने ज्यादा लोग देखने लगे तो सच्चाई उनके पास पहुंचने लगे कि इसमें कोई एंटी मुस्लिम कुछ है नहीं। ये आईसिस की एक बहुत ही गहरा साजिश जो हमारी देश के खिलाफ रचा गया उसके बारे में बात है। और इसमें इतनी प्योरिटी था, दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्रूथ, कि ट्रूथ को आप जितने भी कुछ लो, जितने भी दबाने की कोशिश करो, एक दिन न एक दिन बाहर आ ही जाएगा। तो केरला स्टोरी मेरे लिए एक सेटिस्फेक्शन तो है, बस्तर भी एक सेटिस्फेक्शन है, जो जिसका एक स्लो बट स्टेडी काइंड ऑफ एक रिपल इफेक्ट धीरे धीरे आ रहे हैं, लोगों को महसूस हुई, जो कल्मिनेटेड होगा जब ओटीटी में रिलीज होगा। तो मुझे ये लगता है कि ये मेरी पर्सनल सक्सेस से भी इम्पोर्टेंट ये है कि मैं उस मूवमेंट के एक हिस्सा बना जो हमारे देश को जागरूक करने के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग एक कल्चरल मूवमेंट हुई, जिस मूवमेंट की एक हिस्सा बनने की मौका मिला। तो आपने इसमें क्रिएटिव और सिनेमैटिक लिबर्टी कितनी ली? मतलब मेरा लिबर्टी ही लिबर्टी था। मेरा प्रोड्यूसर थे मिस्टर विपुल शाह। आप जानते हैं मिस्टर विपुल शाह एक चैंपियन प्रोड्यूसर है, जिन्होंने सिंग इज किंग, नमस्ते लंदन, नमस्ते इंग्लैंड, ये सब ब्लॉकबस्टर रेगुलर फिल्म उन्होंने करते थे। उनके लिए इस जॉनर की फिल्म जो रियलिज्म की क्लोज है, उनके लिए एक नया वेंचर था जो पहले बार उन्होंने किए। तो उन्होंने एकदम मुझे मेरी फिल्मिंग प्रोसेस में बिल्कुल मुझे कोई रोके नहीं, टोके नहीं, जो मैं करना चाहा वो करने दी, जो मैं बोला उनको वो सुने। तो मेरे लिए जो तो होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग और होल प्रोसेस ऑफ टेकिंग इट टू द पब्लिक, ये इतनी फ्रीडम था मेरा कि मैं तो एकदम बहुत ही अच्छा एंजॉय की ये प्रोसेस को। बट फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ तो नहीं किया? नहीं, फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं था। मतलब फैक्ट्स के साथ इसलिए छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं था, मेरे पास दो ऑब्जेक्टिव था। मुझे ये लगता है कि इस देश में कोई एक लड़की भी अगर परेशान है तो हम सबको शर्म से सर झुक जाना चाहिए, क्योंकि हम उनकी दी हुई दुनिया में जीते हैं। इस दुनिया का मालिक अगर कोई है तो वो है हमारी देश की महिलाएं। जैसे मेरी जिंदगी में मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ मेरी बड़ी दीदी और मेरी माँ से। मुझे लगता है कि उनकी दी हुई जिंदगी मैं जी रहा हूँ। और हमारी देश एक लौता देश है दुनिया में 222 कंट्री के अंदर जहाँ पे महिलाओं को भगवान के रूप में पूजा जाता है। देवी कोई और धर्म में देखेंगे नहीं। यहाँ पे जितने महिला देव देवी है, महिला देवियां हैं, दुर्गा माता की दोनों बेटी, सारे जो देवियां जहाँ दुनिया भर में जो हिंदू धर्म की परिचय है वो उनकी रूप महिला की है। सो उस देश में अगर एक महिला को कोई तकलीफ पहुंचते हैं तो हमारे लिए वो शर्म की बात है। तो यहाँ पे कोई संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है। डिबेट हुई क्योंकि 32,000 नंबर मैंने बोला, इसीलिए मैंने पूछा। नहीं 32,000 नंबर वो बहुत बचपने वाली बात था इन लोगों के लिए। ये 32,000 हो या 31,790 हो या 36,440 हो, क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। मतलब हमने बोल दिए 5th of May हमारी फिल्म रिलीज हुई। 6th of June मैं और विपुल जी दोनों एक वीडियो रिलीज की, YouTube में है वो वीडियो, जहाँ पे हमने 32,000 की ब्रेकडाउन भी दी है। और वो ये भी बोले वो 32,000 का ब्रेकडाउन है लीस्ट पॉसिबल नंबर। ये नंबर 50,000 से भी ज्यादा है। और कुछ जर्नलिस्टों ने जो वहां पे जाके काम करके निकाले, ये संख्या 1 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन 32,000 जिसके लिए हमारे पास सबूत था, इसलिए उसके लिए 32,000। वो ब्रेकडाउन क्या है? वो ब्रेकडाउन वो 6 जून की वीडियो YouTube वीडियो में हमने दे चुके हैं। तो ये प्रूफ देना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिन लोगों ने हमारी फिल्म को डिस्क्रेडिट करना चाहते थे, जिनकी सच्चाई बाहर आ गए, जिनकी सच्चाई उजागर करने से उनकी दुकान बंद होने की आफत आ गया,
तो उनके काम था कि किसी भी हालत पे सुदीप्तो को डिस्क्रेडिट कर दे। अच्छा ये 32,000 नहीं है, 31,470 है, चलो सुदीप्तो ने झूठ बोला, फिल्म खराब है। तो डिस्क्रेडिट करने की एक तरीका है ये, व्हाट अबाउट ट्री करेंगे, अच्छा इसने किया तो आपने भी किया, इससे इससे गलती और पाप धुलते नहीं है। तो जब हमने ये फिल्म को लेके एक 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 पॉपुलैरिटी बढ़ने लगे तो लोग अलग अलग तरीका ढूंढने लगे। ये फिल्म 4 दोस्तों की कहानी है, जिसमें 3 विक्टिम है, एक परपिट्रेटर है, और तीनों की तीनों विक्टिम की आइदर फैमिली या तो खुद फिल्म की एंड में कैमरा के सामने आके बोलते हैं कि ये मेरी जिंदगी की कहानी है। जो शालिनी उन्नीकृष्णन है उसकी माँ आके बोलती है, जो गीतांजलि है जिसने खुदकुशी की है उसकी माँ आके बोलती है कि वो लड़के जिसकी वजह से मेरी बेटी ने खुदकुशी की उसका फोटो डाल देना फिल्म में। और जो लड़की के साथ रिपीटेडली 5 दिन कंटिन्यूअसली रेप होता गया, वो लड़की आके बोलती है मेरी जिंदगी में इससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें हुई है। तो यहाँ पे प्रोपेगेंडा कहाँ है? मैं तो कभी कभी मतलब मेरे पास वो जानना बहुत जरूरी है। तो इन लोगों की जवाब जब तक फिल्म नहीं देखे थे, लोगों को एक नया चीज दिखा था, तो नया चीजों के लिए आपको अगर कोई मैं नया खाने की चीज दूं, आप पहले पूछेंगे नहीं नहीं बाबा मैं नहीं खाऊंगा, मेरा रेगुलर दाल रोटी ठीक है, राइट। सो नया चीज के लिए एक हमारी इनर्शिया काम करता है, हमारी कल्चरल इनर्शिया काम करते हैं। हम बहुत ज्यादा तैयार नहीं होते हैं नया चीज को रिसीव करने के लिए, नया चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। And in one of your interviews you had mentioned कि आपने पूरा केरला में भ्रमण करके पूरा रिसर्च करके इस पे पूरा कई सालों से लिखा था। मैंने 2014 से केरला जा रहा हूँ इसी रिसर्च के सिलसिले में। 2018 में I made a documentary film called In the Name of Love, and that got Best Film Award in London International Film Festival. It was shown in GNU where some kind of unrest unleashed there, बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, तो उसकी स्क्रीनिंग मैंने बंद कर दी है। और उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि डॉक्यूमेंट्री करके मेरी पर्पस सर्व नहीं होगा। आई नीड टू टेल द स्टोरी टू दिस कंट्री, so I decided to make a feature film. So I started writing the script. So 2021 I finished the script and I started working on the film in 2022. This is the genesis of the film. बट शुरू में जब आप इस फिल्म पे काम कर रहे थे, आपको क्या ये लग रहा था कि ये एक्सपेरिमेंटल होगी, चलेगी तो चलेगी? नहीं, मैं श्योर था, मैं 100% श्योर था कि क्योंकि मैं फिल्म की स्टूडेंट हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सिनेमा एंड आई टीच सिनेमा। मैं IIMC में सिनेमा पढ़ाता हूँ, मैं अलग अलग जगह पे सिनेमा पढ़ाता हूँ। मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग है कोई भी सिनेमा के बारे में। और मुझे मेरी प्रोड्यूसर को मैंने पहले दिन ये बोला था, अगर आप ये फिल्म बनाएंगे 300 करोड़ रुपया कमाएगा। मतलब अगर 300 करोड़ या 400 करोड़ अगर कोई लैंडमार्क है, आपका सक्सेस की पोडियम है, तो ये वहां पे जाएगा। समाओ विपुल जी मुझे ट्रस्ट किए थे, नहीं तो एक फिल्म, एक विपुल शाह जो बड़े बड़े स्टारों के साथ काम करते हैं, अमिताभ बच्चन के साथ 2 फिल्म किए, अक्षय कुमार के साथ 7 फिल्म किए, वो एक विदाउट स्टारकास्ट एक फिल्म करने के लिए राजी हुआ। अगर वो कन्विंस्ड नहीं है तो नहीं करते। मतलब ही इज अ गुजराती बिजनेसमैन, गुजराती प्रोड्यूसर, ही अंडरस्टैंड बिजनेस द बेस्ट इन द कंट्री। सो उनको अगर लगा है कि नहीं मुझे केरला स्टोरी करना चाहिए, सुदीप्तो की बातों पे ट्रस्ट करना चाहिए, तो मुझे लगता है वो कन्विक्शन था हमारे अंदर। That's why he agreed. And बस्तर में सर बस्तर भी इससे एक्चुअली विपुल शाह के पास जब मैं पहुंचा था, मेरे पास दोनों फिल्म की स्क्रिप्ट रेडी था। तो उन्होंने चूज किया कि हम ये पहले करेंगे, वो बाद में करेंगे। सो ऑलमोस्ट लाइक दैट। सो दोनों बैक टू बैक किए। 5th में मेरा 2023 5th में मुझे केरला स्टोरी रिलीज हुआ और 15 मार्च 2024 बस्तर रिलीज हुआ। मतलब बीच में जस्ट 9 महीने का गैप था। सो मतलब हमें सोचने के लिए हमने ज्यादा टाइम नहीं लिया, हमें मालूम था कि बैक टू बैक दोनों फिल्म करेंगे। बैन क्यों हुई थी वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु? पॉलिटिक्स, शेयर पॉलिटिक्स, नॉट द कंटेंट। कंटेंट से पॉलिटिक्स, क्योंकि वेस्ट बंगाल में सीधी बात, मुझे सच बोलने में कभी डर नहीं लगता।
तो मुझे महाराष्ट्र पुलिस ने कई बार मुझे सिक्योरिटी देने की कोशिश की थी, मैंने ली ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है सच्चाई की बहुत ज्यादा पावर होते हैं। ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, मैं पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता हूं, उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आता है मुस्लिम वोट से। सो उनको मुस्लिमों को खुश करना होता है, ये उनकी पॉलिटिकल एजेंडा है। और सेम विथ स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु है, उनको जिस देश में मुस्लिम वोट के ऊपर उनकी एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है, तो उनको मुस्लिमों को खुश करना होता है। तो जब भी उनको पता चला कि दिस फिल्म डील्स विथ समथिंग विथ इस्लाम, तो उन्होंने ना फिल्म देखे, ना फिल्म के बारे में नहीं सोचे, उन्होंने बैन कर दी। वो चाहते थे उनके गुड बुक में चले जाए कि मैंने तो देखो बंद कर दिया, आप मुझे वोट देना। बट फिल्म प्रॉब्लम क्या है कि जब बहुत लोगों ने बोला, लेकिन जब लोगों ने फिल्म देखा, देखने के बाद लोगों को महसूस हुआ, रियलाइज किए कि ये फिल्म एंटी मुस्लिम नहीं है, ये फिल्म बेसिकली टॉकिंग अबाउट द टेररिज्म। तो इनकी डाइकोटोमी देखिए, जब कश्मीर में टेररिज्म का बात होता है, तो these very people come and tell that terrorism has no religion। अच्छी बात है, टेररिज्म कोई रिलीजन नहीं करते हैं, बट जब हम टेररिज्म की बात कर रहे थे केरला की, तो लोग इस्लाम का नाम लेके आए। मतलब ये उनकी अजीब सा डाइकोटोमी है। तो मुझे इन पॉलिटिशियन के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, इन पॉलिटिशियंस की कोई बिलीवेबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये लोग सिर्फ वोट लेना जानते हैं, ये लोग सिर्फ वोट की कल्चर में ही अपने एग्जिस्टेंस को बचा के रखना चाहता है। इनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता है, इसके देश की महिलाएं कोई मायने नहीं रखता है, इस देश की महिलाओं की वेलफेयर कोई मायने नहीं रखता है। दे आर एब्सोल्युटली इनकॉम्पिटेंट बंच ऑफ पीपल। मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बात पब्लिकली बोलने के लिए। But a film can actually affect the vote bank? Absolutely. नहीं, sorry, my reaction was wrong. फिल्म वोट बैंक इन्फ्लुएंस कर सकता है कि नहीं, ये मैं नहीं जानता। मैं इसलिए नहीं जानता क्योंकि मैं ना साइकोलॉजिस्ट हूँ, ना मैं सोशल एनालिस्ट हूँ। लेकिन फिल्म के अंदर ये ताकत तो है कि ओपिनियन बिल्ड कर सकता है, या ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये ताकत फिल्म में है। तो इन्फ्लुएंस करना, समाज को परिवर्तन करना, ये फिल्म खूब सारे की है, दुनिया भर में की। साउथ अमेरिका में आप देखेंगे तो रशिया में जब रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में, बोल्शेविक पार्टी जब पावर ले लिया था जारों के हाथ से, सिनेमा वाज देयर वेपन टू गेट पीपल्स सपोर्ट इन देयर रिवॉल्यूशन। चाइना में हुई, एंटायर साउथ अमेरिका का जो सिविल वॉर चल रहा था, दैट सिविल वॉर इज highly influenced by the cinema and art forms. So cinema has a role, but ये वोट बैंक पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस होता कि नहीं, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि यहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स की बहुत सारे क्राइटेरियाज है। यहाँ पे जात पात काम करता है, आपकी स्किन की कलर काम करता है, बहुत कुछ काम करता है। तो इसमें कोई इस तरह की इश्यूज इन्फ्लुएंस करता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन पब्लिक ओपिनियन बहुत हद तक इन्फ्लुएंस्ड होता है, इसमें मेरा कोई शक नहीं है। सर, इंडियन सिनेमा के प्रति लोगों की किस धारणा को आप डिबंक करना चाहेंगे? इंडियन सिनेमा के बारे में लोगों की किन लोगों की धारणा? लोगों की जो पब्लिक मतलब है, भारतीय लोग या विदेशी लोग? ऑल द फिल्म लवर्स। बात ये है कि ये बहुत, क्योंकि मैंने जिंदगी में 2-3-4 इंटरनेशनल को प्रोडक्शन फिल्म किया, मैं यूरोपियन को प्रोडक्शन फिल्म किया, I did 2 French co-production film, I did 1 German co-production film. So I keep traveling worldwide with my films and without film also to many festivals and all. I realized that Indian cinema is in a very, very pathetic state right now in the world. Most of the cases लोगों को मालूम ही नहीं है कि इंडिया में सिनेमा बनता है। Thanks to अनुराग कश्यप और कुछ sporadically एक समय था सत्यजीत रे,
ऋतिक घटक, मृणाल सेन, शाहजी करून, अदुर गोपाल कृष्णन जैसे स्टॉलवर्ड फिल्म बनाते थे, तो साल में एक दो फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल में चले जाते थे, मार्केट में चले जाते थे। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप हुआ जब कोई अच्छी फिल्म इंडिया में बना ही नहीं। अनुराग कश्यप कुछ फिल्म बनाए जो दुनिया भर में लोगों ने देखा, लोगों को थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा कि इंडिया में सिनेमा एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो बहुत ही फेंट एक सिल्वर लाइन की तरह था। आमतौर पे इंडियन सिनेमा का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। ये फिल्म विदेश में जाते थे तो वहां पे जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस है वही लोग देखते हैं। इन मतलब फॉरेनर्स को इंडियन सिनेमा को आमतौर पे लार्जली नहीं देखते थे। जो ईरानियन सिनेमा की मार्केट है, जो अरेबियन सिनेमा की मार्केट है, जो कोरियन सिनेमा की मार्केट है, वो इंडियन सिनेमा कभी कैटर नहीं की, वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट। लेकिन हमारे देश में सिनेमा ऑलवेज बीन अ सॉफ्ट पावर, एंड सॉफ्ट पावर एज इन बहुत ज्यादा जो हमारे हीरो वर्शिप की जो एक हमारी का परंपरा है, वो तो इन्फ्लुएंस करता ही था। दिलीप कुमार ने की, राज कपूर ने की, लेकिन सिनेमा ने नहीं की। हीरो ने की, हीरोइनों ने की, कुछ कुछ इंडिविजुअल्स ने की, म्यूजिक ने की। तो हमें फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है कि अगर एक फिल्म की हीरो का काम आपको अच्छा लगे, अगर एक फिल्म की म्यूजिक अगर आपको अच्छा लगे, एक फिल्म में कैमरा वर्क आपको अच्छा लगे, तो कैमरामैन की क्रेडिट है, म्यूजिशियंस की क्रेडिट है, एक्टर की क्रेडिट है। फिल्म इज फेल्ड, क्योंकि फिल्म एक कलेक्टिव आर्ट फॉर्म है जहां पे कोई भी आर्ट फॉर्म को आप अलग से सेग्रीगेट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि सिनेमा की हमारी देश में सिनेमा एक सुपर पावर हो सकता था, समाज बदलने के लिए एक बहुत बड़ा काम कर सकता था, बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता था हमारी देश की एक सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन कुछ मतलब पॉलिटिशियंस या जो लोग इनकी जिम्मेदारी में था, उनकी नजरिया ही नहीं था ये सब करने के लिए, तो हो नहीं पाया मुझे तो लगता आपकी क्रिएटिव वॉइस को क्या क्या चैलेंजेस अब तक फेस करने पड़े हैं इंडियन सिनेमा में? एक तरफ से किसी ने बोला कि मेरा एक आंख निकाल लेगा तो 20 लाख रुपया मिलेगा। कुछ पॉलिटिशियन ने बोला था हाँ, ये कोई एनसीपी की एक पॉलिटिशियन ने मेरा और विपुल शाह की आंखों का दाम लगाया था 20 लाख रुपया। अच्छा, एक पॉलिटिशियन ने बोला था मेरी डेड बॉडी अगर मुझे मार के डेड बॉडी अगर लैंप पोस्ट पे टांग देगा तो 1 करोड़ रुपया देगा। तो ये सब तो एक इम्पैक्ट है, एक सिनेमा का बनाने की एक इम्पैक्ट ये है, लेकिन ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, इसकी कोई कीमत नहीं है मेरे लिए। क्योंकि मुझे याद है जब सलमान रश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखे थे, उस समय पे उनकी लाइफ के लिए 15 करोड़ रुपया उनकी लाइफ के लिए, उनको जो भी मारेगा कर देंगे। 20 साल तक उसको नहीं मार पाए थे। 20 साल बाद लास्ट टू लास्ट ईयर 2022 में उनको किसी ने चाकू मार के उनका आंख निकाल दिया था। ये अभी वो एक आंख से देखते हैं। तो इस तरह की ये एक इन्फ्लुएंस, अपनी इन्फ्लुएंस पूछा तो मैंने उसकी जवाब ही दे रहा हूँ। तो एक तरफ उस तरह की इन्फ्लुएंस है। ये जितना ज्यादा होता है ना, जितनी ज्यादा मुझे थ्रेट मिलता है, जितनी ज्यादा मुझे सोशल मीडिया में ट्रोल होते हैं, तो मुझे उतना ज्यादा अपने आप को सक्सेसफुल महसूस होता है। और फिल्म मुझे लगता है कि मैं कुछ सही काम कर रहा हूँ ताकि मुझे कुछ लोगों को सर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? नहीं, खास कुछ नहीं। मतलब अभी तक तो मतलब इंडस्ट्री या जो लोगों के साथ मैं एवरीडे बेसिस पे आई इंटरेक्ट, इनकी तरफ से तो मुझे सबको फिल्म अच्छा लगा। मतलब ज्यादातर लोगों ने मुझे आके फिल्म की तारीफ की। बहुत ही कम लोग हैं जो बोला है फिल्म उनको पसंद नहीं आया। और कुछ लोग जिनको पसंद एक्चुअली नहीं आया, वो लोग आके बोले नहीं, लेकिन मुझे मालूम है ज्यादातर लोगों को अच्छा लगा है। तो इट्स ओके। आई मीन इट डिड नॉट चेंज माय लाइफ, इतना मैं बोल सकता हूँ। हाँ, अब लाइफ थोड़ा सा इजी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है। ये पहले लोगों को बोलता था कि ये फिल्म कर लीजिए तो आपको प्रॉफिट होगा, वो मुझे बिलीव नहीं करते थे, अब बिलीव करता है। इतना मेरा मार्केट में मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ा है। उसके अलावा मेरी जिंदगी चेंज नहीं हुआ, या विपुल शाह की जिंदगी। मतलब आई कम बैक टू माय मेकिंग स्प्री, विपुल जी इज डूइंग हिज ओन वर्क,
तो सर फ्यूचरिस्टिक इंडिया के लिए अगर कोई फिल्म बनाएंगे तो क्या सब्जेक्ट चुनेंगे? Indian women. इंडियन वुमेन। Because it's not because that women are always the protagonist in my film, but मुझे ये लगता है कि 50% population or 48% population of this country are living in a dungeon. They are living in a below par life. They are living a below par life. They are living in the life which has been set by the men. And will it impact the society? It has to. It will should. change the whole demography, cultural demography, economic demography, political demography. Women can do whatever men can do. Women can do better. That is what is my belief. सर ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए इंडियन कल्चर का कौन सा पर्सपेक्टिव जो है आपको अच्छा Indian लगता है? culture. का कौन सा पर्सपेक्टिव है जो आपको अच्छा लगता है ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए? इंडियन कल्चर की क्या है कि हम कहानी सुनना पसंद करते हैं। जैसे कि आपको मैथमेटिक्स की बचपन में जब आप मैथमेटिक्स पढ़े हैं या फिजिक्स पढ़े हैं या केमिस्ट्री पढ़े हैं उसके फॉर्मूलाज आप भूल गए, लेकिन अपनी ग्रैंडमदर जो कहानी बोलते थे वो भूले नहीं आप। आप अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे वो कहानी बोलेंगे या ग्रैंड चिल्ड्रन को वही कहानी बोलेंगे। एक राजा था, एक रानी थी, एक वो था, जो कहानी सुन के हम बड़े हुए ना, तो हमें कहानी बोलना पसंद है, हमें कहानी सुनना पसंद है। तो हम नैरेटिव की दिस वी इंडियंस आर द सोसाइटी ऑफ नैरेटिव्स। तो मुझे ये लगता है कि ये नैरेटिव्स एक ऐसा पावर है हमारे पास, वो पावर से एक बच्चे सो जाते हैं, लोगों को दुख खत्म हो जाता है, दर्द खत्म हो जाता है, खुशियां आ जाते हैं। तो वो नैरेटिव ही है जो हमारी देश में जो भी बुराइयां है, गलतियां है, वो जा सकता है उसमें। एक बिलीवेबल नैरेटिव आपके पास लाना है। तो फैक्ट्स पे आधारित जो कंटेंट होता है उसी को आप चूज करते हैं या मैं सब कुछ ये फिक्शन है, ये भी एक सच के आधारित स्टोरी है। मुझे ये लगता है सच में जितने एंटरटेनमेंट है और कहीं पे उतना एंटरटेनमेंट नहीं है। तो सच में आप फिक्शन ऐड करके दैट्स हाउ योर फिल्म मेकिंग इज। सच को फिक्शन की चेहरा देते हैं, ग्रामर उसकी ग्रामर चेंज करते हैं, उसकी ग्रामर चेंज करके उसको पैलेटेबल करते हैं। So would you like to talk about this film of yours? This film, no, I mean this is a film based on it's a thriller at the backdrop with the backdrop of a festival which is very popular festival in eastern part of the country. West Bengal? West Bengal, Bihar, Odisha. Okay. And it has some very interesting occult and tantric practices which is more obscure these days, which is in some cases these are banned, in some cases obscure and very occult kind of practices been done through this fair or events. So our story has a backdrop of this. So it's a thriller at the backdrop of Charok Festival. Charok is the name of the festival. Festival, yes. Okay. जिसमें human sacrifice होता था पहले। अभी sacrifice तो बैन हो गया, बंद हो गया, लेकिन अभी लोग they inflict pain in them. They put iron rod inside the body. They pray with the human skull, with the dead bodies and all. So it's a very interesting occult festival which happens in Chaitra Sankranti period. So this film is a fiction, it's a thriller. तो सर यदि आपको किसी हिस्टोरिकल फिगर पे फिल्म बनानी हो तो वो कौन सी ऐतिहासिक हस्ती होगी? I think आदि शंकराचार्य. Okay. Why? Because इतने साल पहले केरल से जर्नी शुरू करके एक कल्चर को समझने की जो जर्नी उन्होंने किया था केरल से कश्मीर तक, और एक रिलीजियन को उस समय तो रिलीजियन की फॉर्म में नहीं था, वो बहुत ज्यादा वो आई मीन इंसानियत की एक सिलसिला क्रिएट हुए थे, उसको ढूंढने के लिए इतने लंबे जर्नी का। आई माई सेल्फ अ ट्रैवलर, आई ऑल माई लाइफ व्हाट आई डिड इज ट्रैवलिंग, so I understand the nuance of doing that in hundreds and hundred years back. So I'm extremely inspired by Adi Shankaracharya, and also
मे बी शिवाजी महाराज, आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट सेकुलर स्टेट्समैन। सो ये सब मुझे इंस्पायर करते रहते हैं। तो सर, यदि आपको अपने किसी फिल्म के कैरेक्टर को किसी दूसरे जॉनरा में ट्रांसपोर्ट करना हो तो वो कौन सा कैरेक्टर होगा और क्या बैकड्रॉप होगा? ऐसा कुछ मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मेरा जो सबसे पहला फिल्म था द लास्ट मॉन्क, वो एक बहुत ही ऑब्सक्योर एक आइडियोलॉजी के ऊपर फिल्म था। वो है सिक्स दलाई लामा, जो बुद्धिस्ट क्लैंस है, उनकी जो सबसे बड़े गुरु होते हैं उनको दलाई लामा बोलते हैं। और आज वो 13 दलाई लामा है। तो जो सिक्स दलाई लामा था आज से 600 साल पहले, वो दलाई लामा का बहुत ही एनार्किस्ट वो थे, बहुत ही रिबेलियस थे। सिस्टम की बाहर जाके वो अपने लाइफ को जीते थे। वो जो उनका क्लार्जिक कोड था, वो क्लार्जिक कोड को मानते नहीं थे। तो मुझे ये लगता है, तो मेरी पहला फिल्म उनकी फिलॉसफी के ऊपर है। तो मुझे ये लगता है कि दलाई लामा, सिक्स दलाई लामा जैसे इंसान हर सोसाइटी में कभी ना कभी अलग अलग समय पे आना चाहिए। तो आई वुड लाइक टू सी दोज कैरेक्टर्स ऑफ दैट पीरियड, जो एक हमारी सोच के लेवल पे एक 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 हॉलिस्टिक चेंजेस करके कर दिया था। उस तरह की कोई कैरेक्टर में कन्वर्ट अगर मैं कर पाऊं तो मुझे लगेगा कि एज अ फिल्म मेकर मैंने कुछ एडवेंचरस कुछ की है। The boy is standing with your coffee. Shall I? हाँ, दे दो ना, दे दो। कॉफी दे दो। Black coffee is like petrol. वो तो है। सुनील दिन में मुझे 6-7 कप तो पिला ही देता है। तो ये आपका पेट्रोल है, और क्या मतलब आपके इंजन को चलाए रखने के लिए? नहीं, ये सिगरेट बहुत ज्यादा नहीं, मतलब एक समय पे बहुत ज्यादा पीता था, लेकिन आजकल कम कर दी बहुत। एंड ड्रिंक मतलब नॉट रेगुलर, आई मीन जैसे लास्ट 10-15 डेज मैंने ड्रिंक किए ही नहीं। अचानक याद आया आज सुबह। सो कोई प्रेशर नहीं है। अगर काम की, हाँ इट्स काम की प्रेशर है तो आफ्टर अ डे, मतलब अच्छा मैं ये भी नहीं सोचता कि ड्रिंक करना है तो घर में बैठ के उस समय पे अगर मुझे मन करे तो मैं सुबह से भी पी सकता हूँ। अच्छा। तो क्योंकि मुझे डिपेंड करता है हाउ आई refuel or oil my machine in the body. How gloomy you're feeling. So it's like that. So what is your kicks, sir, apart from the petrol which you take? Kicks are like good stories. Okay. I love listening to stories from real life. So I am always open for that. जहाँ पे भी मतलब ह्यूमन स्ट्रगल इन्वॉल्व है जिस भी सोसाइटी में, जिस भी सोसाइटी, जो भी सोसाइटी में I mean they fought for their rights. They always stand by for human rights. उस तरह की सोसाइटी, उस तरह की कहानी मुझे बहुत इंस्पायर करता है। एंड ऑफ कोर्स सिनेमा ऑफ एनी जॉनर। आई डोंट लाइक टू वॉच हॉलीवुड, बट other than Hollywood, I am open for any cinema which has been made. तो आपका जो डल डे है वो इस बात से बूस्ट हो जाता है कि आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ लें या कोई अच्छी स्टोरी आपको कोई नरेट करे। हाँ, और अच्छे सिनेमा देख ले, अच्छा सिनेमा देख ले, अच्छे म्यूजिक सुन ले। आप सिनेमा लवर हैं? सिनेमा लवर है, मतलब तो, मेरी जिंदगी में मैं एक ही काम कर सकता हूँ, मतलब वो है सिनेमा देख सकता हूँ या तो सिनेमा बना सकता हूँ, और कुछ नहीं। तो इसलिए मैं शादी तक भी नहीं की। तो आप सिनेमा लवर हैं, तो अभी तक की जो आपने फिल्म्स देखी हैं उनमें से किसी फिल्म की या किसी दो फिल्म का एंड अगर आपको रीराइट करना हो तो वो कौन सी फिल्म होगी? बाप रे, ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो बहुत सारी फिल्म जिसका दी एंड अगर आप चेंज करना चाहें तो आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म होगी वो? मुझे एक सेकंड, एक फिल्म था, फ्रेंच फिल्म था, जो मुझे जिंदगी में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। मतलब मैंने सीखा उस फिल्म से बहुत ज्यादा। रोल इन द सेंस आई ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑलवेज, इट्स माय एजुकेशनल फिल्म जैसे मुझे लगता है। वो है इरिवर्सिबल। गास्पर नोए उसका डायरेक्टर था। वो फिल्म एंड से शुरू होके बिगिनिंग में खत्म होता है, मतलब अपसाइड डाउन है फिल्म का।
तो मुझे वो लगता था, वो हमेशा लगता था कि उसकी अगर मतलब अब समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। करना हो तो नहीं, फिल्म शुरू होता है एंड से, जो और एक कहानी की एंड से फिल्म शुरू हाँ, होता है और इरिवर्सिबल उल्टे इसमें चलते हैं, और जहाँ पे फिल्म शुरू होना चाहिए था वहां पे फिल्म खत्म होता है। तो मुझे लगता है उसकी एंड थोड़ा चेंज होना चाहिए। आपको उसको रिवर्स करना है। रिवर्स नहीं करना था, लेकिन जो जहाँ पे फिल्म शुरू हुई विच इज द एंड ऑफ द फिल्म, क्या एंड है और आपको क्या चेंज करना है? नहीं वो तो आप फिल्म देख लीजिए, तब आपको आपके साथ सब डिस्कस करेंगे। ये एक फिल्म था, उन्होंने देखे, आप इरिवर्सिबल देखे होंगे। ये एक फिल्म डेफिनेटली था। मैं हिंदी फिल्म लवर हूँ, तो हिंदी फिल्म्स के वो कौन से कैरेक्टर है? मुझे हिंदी मतलब जो रेगुलर फिल्म जो है, जो फ्राइडे रिलीज होता है और मंडे सब भूल जाते हैं। नहीं, बट अभी तक इन सारे फिल्मों के बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं है। अगर हिंदी फिल्म्स के कोई कैरेक्टर्स हो जिनको आप साथ में लेकर अलग अलग फिल्म्स के कैरेक्टर्स को साथ में लेकर कोई क्रॉस ओवर फिल्म बनाए, गब्बर सिंह को लेके कर सकते हैं आप। बहुत बहुत क्या स्टोरी होगी वो? बहुत रोमांटिक विलेन लगता है मुझे। मतलब क्या स्टोरी होगी? क्या स्टोरी होगी? स्टोरी मतलब नहीं, मतलब जैसे मेरा फेवरेट जॉनर है कि ट्रू स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरी, ऐसे ही कुछ सोच सकते हैं। मतलब पर्टिकुलरली गब्बर सिंह की लव स्टोरी आज के तारीख में जो पॉलिटिकल इश्यूज जो सबसे ज्यादा, मतलब कैरेक्टर्स लाइक मायावती, ये सब, राहुल गांधी, मिस्टर मोदी, ये जो सब कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर जो इससे पहले वाले जो पॉलिटिकल कैरेक्टर्स हुआ करते थे, आपने वो देखा श्याम बेनेगल की एक कलयुग करके एक फिल्म था। कलयुग जो महाभारत को अडॉप्ट किया था एक आज की रियलिटी में, एक कॉर्पोरेट फैमिली की स्टोरी था। तो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए कुछ। रविंद्रनाथ टैगोर की एक नॉवेल है, द फर्स्ट नॉवेल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर कॉल्ड गोरा। वो एक रविंद्रनाथ टैगोर की सारे नॉवेल फिल्म हो चुका है, लेकिन एक ही नॉवेल फिल्म नहीं हुआ, वो है उनका पहला नॉवेल, जिसकी राइट मेरे पास है। मुझे ये लगता है कि वो आज से 150 साल पहले लिखा गया था, लेकिन आज पॉलिटिकली बहुत करेक्ट एक सिचुएशन है गोरा की कहानी बोलने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सब जो पॉलिटिकल हाड़ागिरी आज चल रहा है, वो उस कहानी को इधर लेके आए। उसमें ये मेरा जस्ट वाइल्ड इमेजिनेशन है, उसमें गब्बर सिंह जैसे कोई कैरेक्टर हो जो मतलब इतना रुथलेस एक कैरेक्टर हो, जो इस सिस्टम को चेंज कर सके। सिस्टम चेंज होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगा कि एक राइट एनालिसिस भी हो, उसमें बदलाव की एक फोर्स भी रहे, उसको लोग एंजॉय भी करे, एक बड़ी कंड्यूसिव एक सिनेमा के बारे में सोचे। तो ऐसे ही कुछ वियर्ड सोच लेंगे। तो आप सोसाइटी में बदलाव लाना चाहते हैं, ये आपका फोटे रहता है आपकी फिल्म से? ऑफ कोर्स चाहते हैं, और मुझे ये चाहते हैं कि कोई भी आर्ट फॉर्म को यही मकसद होना चाहिए जो समाज को बदलेगा, इम्प्रूव करे, समाज को बेटर करेगा, समाज को बदलेगा। अगर वो नहीं है तो वो आर्ट नहीं है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। तो सर, भारत में जो सेंसर बोर्ड की भूमिका है हमारी फिल्म्स में, उससे आप संतुष्ट हैं या सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं ले पाते? कोई देश में कोई सेंसर नहीं होना चाहिए। हर इंसान फ्री है दुनिया में। दुनिया को हमेशा फ्रीडम को सेलिब्रेट करना चाहिए। कोई सेंसर नहीं होना चाहिए, जिसकी जो मर्जी करे। आप मैक्सिमम एज अ गार्जियन ऑफ द सोसाइटी, जैसे आपकी घर में अगर कोई बच्चा होगा, आप आपके कॉन्वीनियंस में आप बोलेंगे बेटा ये मत करना, वो आपकी कॉन्वीनियंस में बोलेंगे। ये आप नहीं बोल सकते कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। सो मुझे ये लगता है जो विदेशों में चलता है ना, एज मार्किंग करते थे कि ये गुड टू वॉच फॉर 16 इयर्स और 18 इयर्स, ऐसा कैटेगरी एज कैटेगरी कर देना चाहिए। नोबडी हैज राइट टू टच माय फिल्म, दैट इज माय कन्विक्शन। मेरी फिल्म मेरी है, आप टच नहीं कर सकते। यू हैव लिबर्टी टू से इट्स अ बैड फिल्म, इट्स अ ये कचरा बनाया, आई एम ओके विद दैट, बट ये शॉट काट दो, वो शॉट काट दो, वो नहीं चलेगा। इट्स लाइक आप मेरे बच्चे को नहीं बोल सकते कि वो कैसा फीचर है, क्या मतलब आप अपने कन्वीनियंस में बोल दिए कि चलो भाई ये मत करना, दीवार पे ये लिखना मत, वो मत करना, ये आपकी। अगर मुझे लगे कि मेरे घर पे कोई बच्चा है, वो दीवार पे लेके, मैं उसी को एक आर्ट बना दूंगा। आपके लिए वो कचरा होगा, मेरे लिए वो आर्ट होगा। सो पर्सनल कन्वीनियंस शुड नॉट बी
should not determine the art form of art. For a filmmaker, so for the a project is like a baby. कोई भी आर्ट फ्री होना चाहिए, कोई भी आर्ट कंप्लीट लिबर्टी एंजॉय करना चाहिए, तभी जाके आर्ट अपने एक्सप्रेशन से ब्लूम करता है और वही एक्सप्रेशन देश को बनाता है। So basically you're not happy with the censor board? सेंसर शब्द ही निकल बैन कर देना चाहिए। तो यानी कि आपकी फिल्म में बहुत कैची चल रही है क्या? नहीं, वो मतलब इंसिडेंटली नहीं, इसमें बस्तर में बहुत चला। बस्तर में बहुत सारे शॉट काटा गया। केरल स्टोरी में नहीं हुआ। बट बस्तर में आपको गुस्सा आया? गुस्सा तो आया, मतलब आई डोंट लाइक, मुझे मतलब एक तो सेंसर बोर्ड ने काटा, उसके बाद दूरदर्शन के लिए अलग एक कट बना, उसको और काटना पड़ा, तो फिल्म की जो इंटेंसिटी था वही बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एवरीबॉडी हैज राइट टू सी व्हाटएवर दे वांट टू सी। तो अभी जो Z5 पे आ रहा है उसमें कितने उसमें नहीं है, उसमें ओरिजिनल जैसा वो आ रहा है, तो यू आर हैप्पी एटलीस्ट इट विल रीच टू मैक्सिमम पीपल। लेकिन दूरदर्शन क्या है, Z5 कितने लोगों के, दूरदर्शन का रीच बहुत वाइड है ना, तो दूरदर्शन में आप UA चलाना पड़ेगा, A सर्टिफिकेट वाली फिल्म दूरदर्शन में नहीं चल सकता। तो सर जो अपनी हमारी जो फिल्म मेकिंग की जो टेक्निक्स अभी इम्प्रूव हुई है, लोगों की टेस्ट इम्प्रूव हुई है, आपको क्या फ्यूचर दिखता है इंडियन सिनेमा का? इम्प्रूव तो कुछ दिखता नहीं है मुझे, नहीं दिखता है, सब फिल्म मेकिंग अच्छी नहीं है, सेम ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल काइंड ऑफ सिचुएशन। लेकिन लोगों का टेस्ट बदला है, ये लोगों का टेस्ट भी नहीं बदला। बट केरला स्टोरी को लोगों ने इतना प्यार दिया। that is a English proverb है, exception proves the law. Okay. My film was an exception. So ऐसे अगर 10 फिल्म आएगा, 10 फिल्म लोगों को पसंद आएगा, वो एक कल्चर में कन्वर्ट करेगा, तब जाके मजा आएगा। आज भी शाहरुख खान जो 20 साल पहले करते थे, हाथ उठा के मोहब्बत करते थे, वो आज भी चलता है। जिसकी कोई एक फिल्म में देखो तो ठीक ठाक लगता है, लेकिन जब उसी की रिपीटेशन देखते हैं, वो नेशनल नैरेटिव बन जाता है, तो मुझे लगता है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम एक ही जगह पे फंसे पड़े हैं। और हमारी देश की जितना रिचनेस है, आर्ट की जितने रिचनेस है, कोई नहीं, मतलब म्यूजिक आप सोचिए कि वेस्ट की इन्फ्लुएंस में हमारी देश की जो इतनी बेहतरीन म्यूजिकल एक परिचय था, म्यूजिक की परिचय था, वो शास्त्रीय संगीत बोलिए, वो फोक म्यूजिक बोलिए, वो सब कहीं कहीं चले गए। लोगों का कोई उसके साथ रिलेशन ही नहीं है, लोग सुनते नहीं है। आप कोई क्लासिकल म्यूजिक कंसर्ट में जाएंगे तो एक ही लोग देखेंगे। 10 साल पहले भी जो लोग आ रहे थे, आज भी कोई नया ऑडियंस आपको मिलेगा ही नहीं। सो आर्ट की जो प्राइमरी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, आई स्टार्टेड सेइंग ऑन दिस टॉपिक दैट अगर आप बदलाव नहीं ला पाए और एक ही जगह पे एक स्टैग्नेंट वाटर की तरह रह गए, तो तालाब में कभी वेव्स नहीं आता है ना, वेव के लिए समुंदर चाहिए, समुंदर में वेव आता है, तालाब में रिपल्स आता है। तो रिपल से सोसाइटी बदलते नहीं है, आपकी एक्सप्लॉयटेशन वही रह जाएगा। आप अपने काम करने वाली को एक्सप्लॉयट करेंगे, काम करने वाली को उसके हस्बैंड एक्सप्लॉयट करेगा, उसके हस्बैंड को और कोई एक्सप्लॉयट करेगा, ये एक्सप्लॉयटेशन की सिलसिला चलता ही रहेगा। एक ह्यूमन ग्राफिक्स कभी बदलेगा नहीं। जो काम आर्ट का था वो नहीं कर पा रहे, तो बदल तो नहीं हुआ, कुछ ग्लेयर, कुछ पैकेजिंग चेंज हुआ, बहुत ही ग्लॉसी पैकेज लगा। So what is the reason according to you? क्योंकि आर्ट एंड पॉलिटिक्स तो सदियों से पैरेलल चलते हैं, एक दूसरे की रिफ्लेक्शन होता है। हमारी पॉलिटिकल फोर्स इतनी खराब है, इतनी इनकी फोर्साइट इतनी खराब है, अगर नहीं है, जिसके साथ हमारी रियलिटी की, देश की कोई रिलेशन नहीं है, वही लोग अगर साथ साथ चले तो आर्ट किसको रिफ्लेक्शन करेगा? आर्ट समाज बदल नहीं सकता, बदलने के लिए ग्राउंड के तैयार कर सकता है। तैयार करने, बदलने का काम पॉलिटिक्स का है, बदलने का काम सोशल साइंस का है। जब सोशल साइंस और उसको उसकी चेहरा नहीं देखेंगे तो बदलेगा कैसे? तो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव इशू।
ना आर्ट अपना काम कर रहा है, ना पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी अपना काम कर रहा है। सो सिचुएशन ज्यादा पॉजिटिव और ब्राइट नहीं है, करना पड़ेगा। People have no time, they are running around 10 to 6 की उसमें job। तो 10 to 6 की जॉब से भी तो उनकी उनकी वो भी तो अनसर्टेन हो जाएगा ना, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इट्स लाइक एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। आप कहीं भी एक जगह पे काट देंगे, बाकी सब सही रहे, वो जो डिसजॉइंट हो गया ना, उसमें आपको बल्ब नहीं जलेगा। सो अगर ये लगे कि मेरा घर चल रहा है, उसमें सही है, तो ये सही नहीं है। घर एक्चुअली नहीं चल रहा है, आप लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना था। जिंदगी में आपको बहुत कुछ पाने की बहुत राइट है आपकी। आप यू डिजर्व लॉट ऑफ थिंग्स। Just because some incompetent politicians, just because of incompetent administration, you are not getting that, and you are making that an inadequacy as your habit। आपको लग रहा है कि यही मुझे चाहिए था, जैसे वो पेट्रोल की पंप नहीं होता है, आपको पेट्रोल 80 रुपये में मिलना चाहिए था, उसको 110 बनाया जाता है। आप गुस्सा हो जाते हो, उसके 10 रुपया कम कर देते हैं। आप बोलते वाह 10 रुपया तो कम कर दिया, लेकिन ये जो 20 रुपया बढ़ गए उसके बारे में लोग भूल जाते हैं। सो आपको लगता है नहीं मुझे आपकी, यू डिजर्व 100 रुपीज पेट्रोल, नो यू डिजर्व एक्चुअली 80 रुपीज पेट्रोल। सो बेसिकली आपके अंदर घुस के, जो मैंने जो शुरू में आपको बता रहा था, ये एक ऐसे रिएक्शनरी सिस्टम है, ऐसे आई मीन रिडंडेंट सोसाइटी है कि जो अंदर घुस के आपको लाइक कैंसर, लाइक दिमाग अंदर से खोखला कर देते हैं। तो चाहते, सिनेमा का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए था इसमें, आर्ट की बहुत बड़ा रोल होना चाहिए था इसमें, लेकिन हो नहीं पाए। जो पॉलिटिशियन आए देश को चलाने के लिए, वो लोग प्लानफुली आपको, मुझे, हमारी जो आर्ट हमें चाहिए था उससे आपको दूर रखा, उसको रेगुलराइज कर दिए, नॉर्मलाइज कर दिए। आपको लगा कि आप उसी को लेके खुश रहो, यू आर सपोज टू नो दैट। सो इट्स एन अनाउंस, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन। इट्स अ सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन, जैसे नॉर्थ कोरिया में है। आपको क्या कुछ नहीं जान सकते, कोई सवाल नहीं कर सकते, जो दिया जा रहा है वो उसको लेके खुश रहो। तो लोगों को ट्यून कर दिया है। हाँ, मुझे तो यही लगता है। तो फ्यूचर में कुछ क्योंकि मैं दुनिया भर में घूमते रहता हूँ, तो मुझे और बार बार, जब इतने बार देश में वापस आता हूँ, तो मुझे और ज्यादा ये महसूस होता है कि कितनी इनएडिक्वेसी को हमने नॉर्मल बना लिया। तो हमें ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। इट्स ओके, मतलब सब कुछ ओके हो गया हमारी सोसाइटी। बट इज देयर एनी स्कोप? चांसेस तो है, जब तक जिंदा है तब तक तो hope always live with you. But don't you think that the day your hope is gone, you are dead, you are vegetable. लोग यहाँ पे बेसिक्स के चक्कर में मारे मारे फिरते हैं, इतने स्ट्रेस्ड हैं कि एट द एंड ऑफ द डे वो करके भी तो नहीं, वो करके भी तो नहीं मिल रहा है ना बेसिक्स। अगर आप बेसिक्स के लिए जिंदा है, मेहनत कर रहे हैं, रोज जद्दोजहद कर रहे हैं, तो आपको बेसिक्स तो मिलना चाहिए था ना। आपको मिनिमम वेजेस तो मिलना चाहिए। अगर मिनिमम वेजेस ही नहीं मिल रहा है तो बेसिक्स के लिए लड़के क्या फायदा? आप रिबेल कर लो। हाँ, बेटर रिबेल कर लो, कुछ तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा। So in a way, लेकिन बिकॉज ये दुनिया को बाइनरी बना दी है। मैं मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहा हूँ, ये एक मुहावरा बन गया। आपको एक स्टीरियोटाइप में फंसा दिया जाता है। इट्स ये रूलिंग क्लास की एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी होता है। आप स्टीरियोटाइप में फंस जाओ, आपकी जो तकलीफें है उसको नॉर्मलाइज कर दो, और जो रास्ता है उसमें बाहर आने की, आपको प्रोटेस्ट करने की, जिसके लिए आर्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो आर्ट को भी डिफाइन कर दो। आपको ढिंका चिकाई आपकी कल्चर बोला जाता है कि यही से खुश रहो, इससे ज्यादा आप ढिंका चिका की बाहर नहीं आ सकते आप। तो जो नॉर्थ कोरिया में हो रहा है, जो चाइना में होता है, जो कंबोडिया में होता है, वही हमारे देश में भी अलग अलग समय पे अलग अलग स्टाइल में अलग अलग तरीके से आपके और हमारे ऊपर थोप दिया गया। The country is like amongst the top 7 depressed countries in the world. हाँ, मैंने सुना। तो मैं जब लोगों से बात करती हूँ किसी फिल्म को देखने जाने के लिए थिएटर में या OTT में, तो वो बोलते हैं कि नहीं, दिमाग नहीं लगाना है, हमें ना टाइम पास करना है, ये भी स्ट्रेस फ्री होना है। ये भी आपके अंदर फिट कर दिया गया है कि हमें दिमाग लगाने वाली फिल्म देखनी नहीं है। अच्छा, मैं आपको और एक एग्जांपल बोलूं, ये लास्ट है, हम लोग खत्म करेंगे।
केरला स्टोरी मेरा जो कैमरामैन था, नहीं, जो मेरा मेन विलेन था केरला स्टोरी की, वो और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों फिल्म देखने गए। और जब फिल्म देखने गए, उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ बैठे, दोनों एक दूसरे की जैसे नॉर्मली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हाथ पकड़ के बैठते हैं, ये दोनों बैठे उधर। उसके बगल में 2 लड़की और बैठी हुई थी। तो उसने बोला, बाय द टाइम 20 मिनट्स ऑफ द फिल्म आई रियलाइज्ड कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे हाथ छोड़ दी। और थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक और लड़की जो उसके बगल में बैठी है, दोनों एक दूसरे से अनजान है, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए हैं और दोनों रोए जा रहे हैं। तो दोनों लड़की एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ऐसे में हजारों इंस्टांसेस दे सकता हूँ जो मुझे केरला स्टोरी के बाद लोगों के बीच जाके पता चला। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास ट्रूथ पहुंचने की रास्ता कोई ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, अनहिंडर्ड ट्रूथ आपके पास पहुंच जाए, तो बदलाव आ सकता है। तो इसलिए आपको सच्चाई से दूर रखने के लिए जो मेरी फिल्म के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है या लोगों ने बोल रहा है ये प्रोपेगेंडा है, मुझे ट्रोल किया जा रहा है, ये वो लोग हैं जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप तक सच्चाई पहुंचे। जब पहुंच गए हैं ना, तब उनको डिफेंस खत्म हो जाता है। तो क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये हिटलर का डेथ कैसे हुआ था? हिटलर का डेथ तो ऐसे ही हुआ था ना, रात भर बात करते रहे क्योंकि उसको मालूम है कि वो मरने वाले हैं, उसको सुसाइड करना है। तो उसके माँ के साथ नॉन स्टॉप बातें कर रहे थे रात भर, और बात खत्म हुआ, नहीं कमिटेड सुसाइड। सो ये जो ब्लैबरिंग है, ये ब्लैबरिंग में हमारी सारे फंसे हुए हैं। आपको प्रोटेस्ट कर रुकने की कोशिश करेगा, डिफेम करेगा, डिस्क्रेडिट करेगा, अगर आप उनकी सिस्टम के खिलाफ बात करो तो। बट एंड ऑफ द डे यू विल विन। कन्वर्जन्स तो हो रहे हैं, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे। होने दो, हो गया मतलब बहुत काम। आपने 20 मिनट्स बोला था। Sir, thank you so much, sir, for being a part of Adda Unfiltered. It was pleasure talking to you. आपने इतना time दिया from the busy day. Thank you so much. Same here. And please keep watching Adda Unfiltered. Adda Unfiltered. Please keep watching Adda Unfiltered. Thank you so much. ऐसी ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से मिलते रहने के लिए प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अड्डा अनफिल्टर्ड को।